ना तब कोई काम करके फोन पे ऐड करके म्यूट और कैमरा ऑन कर लीजिए, सर स्कूल चले जाएगा। कर दिया मैंने, कर दिया। हाँ, क्या पढ़ाते रहते हैं बताओ भला। आज क्या पढ़ोगे बताओ। खत्म, अब किसी को कुछ नहीं देंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे बताओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? मैं सुनाई दे रही हूँ आप लोग को? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं, मैं एप्पल खा रही थी। मैम सब क्लास क्या हो गया है? सीएम एंड गवर्नर मुझे ना थोड़ी सी अपडेट करनी है उसमें, तो मैं वो आपको कल परसों पढ़ा दूंगी। मैं आज सोच रही हूँ, मेरे पास 2-4 चीजें हैं, जैसे कि बिहार की जनगणना है, भारत की जनगणना है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में क्या पढ़ना चाहोगे ये बता दो, ठीक है? क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 4-5 दिन है, और उन 4-5 दिनों में हमारे जो बचे हुए टॉपिक है उनको सारा कंप्लीट करना है। तो फटाफट बता दो, फिर चलते हैं। मैम मैं आज ज्वाइन ही नहीं हुए। आज ना क्लास लगी ही नहीं थी, मैंने जबरदस्ती लगवाई है अभी बोल के, और उनसे बोला 1 हफ्ते अगर क्लास नहीं लगाए तो फिर देख लेना, सैलरी काट लेंगे आपकी, ठीक है? आज कोई क्लास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आज कौन सी ऐसी खास बात है नहीं हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन मुझे अभी मिल नहीं रहा था। मीन क्या ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैंने बना तो रखे, लेकिन मुझे मिलते ही नहीं है ऑन टाइम पे, तो इससे थोड़ी दिक्कत है। आज 4 चीजें हैं। आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, राज्यों की योजनाएं हैं, आपके भारत की जनगणना है, बिहार की जनगणना है। इनमें से बताओ। यस मैम, कोई क्लास नहीं हुआ। मेन क्या ना, आज हमारे 4-5 सर लोग गए हैं टूर पे, लाइक डीके सर हो गए, आपके सिंटू सर हो गए, आपके क्या कहते हैं उनको, आलोक सर हो गए, आपके जीएस वाले सर हो गए, है ना, कौशल सर, तो चंदन सर हो गए। तो ये सब लोग गए हैं टूर पे, तो वहां से जब वो आएंगे तो ही क्लास लेंगे, ऐसा, ठीक है? इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई, ठीक? हाँ, तो एक काम करते हैं, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जनगणना से भले क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, देख लो, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड छोटा सा ही आपको रटना पड़ेगा, इसलिए अभी देख लो, हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक खत्म करेंगे। अब मुझे सिर्फ चुनिंदा टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ाने हैं, थोड़ी सी क्लास बची है। मैं तो दुखी हूँ अंदर से बोलते हुए कि ये क्लास मेरी खत्म क्यों हो रही है। पता, कल रात में सपने आ रहे थे मुझे कि ये क्लास खत्म हो जाएगी। मैं रो रही थी कि ये क्लास क्यों खत्म हो रही है। इतना खतरनाक। लेकिन मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे, मतलब मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अगर कोई खिताब देना चाहेगा तो मैं आप ही लोग को दूंगी। मतलब ये बेस्ट क्लास थी मेरी अभी तक की, ठीक है? हाँ, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एक बार जल्दी से देख लो, देन आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, इतना पता नहीं इसको क्या हो गया है। क्या हुआ लल्ला, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे हो? चलो कोई नहीं।
लगता है इतने में ही रह गए। ठीक है, देखो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 3 चीजें हमें बेहतर तरीके से जाननी होती हैं। पहला होता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च या फिर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार। यही 3 है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ जी। और जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान की बात करें, भारत रत्न, जैसे भारत रत्न जरूरी है, जैसे आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जरूरी है, जैसे आपके बाकी अवार्ड जरूरी होते हैं, वैसे आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जरूरी होते हैं। इनको देख लेना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की कैटेगरी है। इसमें आपका सबसे बड़ा है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च माना जाता है इसे। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसके बाद आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। ठीक है, लेकिन ऊपर के 3 ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, हाँ जी, 9 जनवरी को ठीक है, 9 जनवरी को प्रदान किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में आपके चिराग सेठी, ठीक है, चिराग चंद्रशेखर सेठी और रिंक रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग को रटे बैठे हैं हम लोग कि सात्विक साईराज, रिंक रेड्डी और चिराग सेठी। ठीक है, हाँ जी, उल्टा नाम रखे बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सात्विक साईराज, रिंक रेड्डी और आपके चिराग सेट्टी, चंद्रशेखर अगर देगा तो भूल न जाना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, पूरा नाम इनका यही है। तो सात्विक साईराज, रिंक रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर रेड्डी, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमारे भारत के बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्हें ये दिया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन में ये दोनों पुरुष युगल की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके अलावा यहाँ पर खेल पुरस्कारों के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AM खान, क्या कहते हैं, खानविलकर की अध्यक्षता में इन पूरी चयन समिति का गठन किया गया। सिंपल सवाल, जैसे भारत रत्न की बात करें तो नहीं, एक समिति बैठती है, समिति बैठने के बाद फिर लोगों का चुनाव किया जाता है कि किन्हें दिया जाना चाहिए। वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी होता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जब वितरित होने की बात आती है तो एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में इस बार जो अध्यक्ष थे गठित समिति के, इनका नाम है MA खानविलकर। ये कौन है, तो आपके न्यायमूर्ति मतलब कि जज के तौर पे काम कर चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और आपके अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक नहीं है। क्या हुआ है, आज सो नहीं हो रही थी? अरे यार, इसीलिए कहते हो एक साथ जुड़ा करो। आपके जो टीचर हैं, 4 से 5 टीचर अब्सेंट चल रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, जिस कारण से क्लास सुबह वाली नहीं हुई है। आपके कुछ ही टीचर हैं जो कि मौजूद हैं, इस कारण से वो आपकी क्लास लेंगे, बाकी क्लास नहीं लेंगे। बस ये वाली क्लास जो आज की थी ये शेड्यूल नहीं थी, तो अभी मैंने शेड्यूल करवाया है इसे। अब ये डेली शेड्यूल रहेगी, कृपया परेशान ना होएं। यहाँ तक ठीक है? 4 से 5 दिन अभी ये क्लास और रहेगी। होएगा बाबू भैया, छोड़ दो उसको, है ना, आगे चलो मेरे इतरंगो बितरंगो, आगे चलो। ठीक है, हाँ जी, देखो तो यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई कब है? तो इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है 1991 से लेकर के 1992 के बीच में, और इसमें जो भी विजेता होते हैं उनको 25 लाख
रुपए की राशि दी जाती है नाम के तौर पर। यहाँ पर यह किसी भी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्षों में, ठीक है, एक ही वर्षों का इतिहास नहीं देखते, पिछले 4 वर्षों में उसकी उपलब्धि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ये दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा किनको मिला है, तो 2 लोग को मिला है। ये पुरुष युगल खेलते हैं, क्षेत्र इनके बैडमिंटन का, नाम है इनका ये, यहाँ तक ठीक है। क्लास के बाद मिस करेंगे, अरे हम खुद ही मिस करूंगा, हमको लगता है काहे बंद हो रही है। यहाँ पे ये क्लास अभी बंद हो जाती, लेकिन अभी 1 हफ्ते और चलेगी, हम ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ तक ठीक है, बताओ। मॉर्निंग से ट्राई कर रहे हैं, ओके, वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, 1 हफ्ते में सब कंप्लीट करा दूंगा, परेशान मत हो। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो दूसरा है आपका कि अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है, अलग है, इसको चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ये कब से हुई है, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस बार अगर अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कितने? 26 लोगों को दिया गया है। और इन 26 लोगों में कौन कौन से नाम है जो कि आपको याद करने, ध्यान रखना, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें तो तीरंदाजी में तो वैसे कोई ऐसा खास नहीं नाम है, बट फिर भी ध्यान रखना एक बार। इसके अलावा आपके आर वैशाली, ठीक है, इनका एक नाम ध्यान रखिएगा, आर वैशाली, इनका नाम शतरंज से संबंधित है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। आपके दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है। 41 साल के बाद भारत को घुड़सवारी की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने का काम इन्होंने किया है एशियन गेम में। दीक्षा डांगर का नाम आपके गोल्फ से संबंधित है, क्योंकि इनके बहुत कम खिलाड़ी आपको देखने मिलते हैं। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित हैं। आपके पुखराम बम सुशीला चानू, बड़ा खतरनाक नाम है भैया, ये हॉकी से संबंधित है। तो इस स्लाइड में 4 लोगों का नाम हमें याद रखना है, आर वैशाली का, मोहम्मद शमी का, दिव्य कीर्ति सिंह का और आपके दीक्षा डांगर का, ठीक है, दीक्षा डांगर का। इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद अगला नाम है आपके पवन कुमार का, ठीक है, पवन कुमार का कबड्डी से संबंधित है। ऋतु नेगी कबड्डी से संबंधित है। इसके अलावा शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। शूटिंग में ईसा सिंह, इनका नाम ध्यान रखिएगा। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश की प्रतियोगिता से संबंधित है। और इसके लिए मैं इसलिए भी बोलूं क्योंकि ऐसे खेलों के ना बहुत कम खिलाड़ी आपको भारत में देखने मिलेंगे, तो ये रेयरेस्ट में से रेयर है, इसीलिए ध्यान रखना। तो ये स्क्वैश से संबंधित है। टेबल टेनिस के लिए आयशा मुखर्जी, इनका नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी इन 4 लोगों का नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये रही बात। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ नाम यहाँ पर भी हैं। इनमें आपके सुनील कुमार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अंतिम पंघाल, ठीक है, हाँ जी, अंतिम पंघाल इनका ये पूरा नाम है। महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती के क्षेत्र से संबंधित हैं और भारत के लिए इन्होंने कुश्ती में भी स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद शीतल देवी, इनका तो जरूर नाम ध्यान रखिएगा। वही महिला खिलाड़ी हैं जो जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और फिर भी तीरंदाजी में संबंधित हैं, ठीक है। तो पैरन तीरंदाजी की प्रतियोगिता से संबंधित है। आपके इलूरी अजय कुमार रेड्डी की बात करें तो मैं कहूंगी ब्लाइंड क्रिकेट, मतलब कि दिखाई नहीं देता बट फिर भी क्रिकेट खेलने से संबंधित है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। प्राची यादव,
ये आपके पैरा कैनोइंग से संबंधित है। हाँ, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या हुआ नीतीश, क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, बात करते हैं, है ना, मैं पढ़ा दूं फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके अर्जुन पुरस्कार हो गए। जहां पे दिक्कत जा रही हो बताओ। कहां पे दिक्कत जा रही है? नहीं संकेत, ऐसा नहीं कहते, हैंड आउट नहीं मिलेगा क्योंकि ना ये पीडीएफ है और जैसे ही मैं ये करूंगी सब इरेज हो जाएगा ऐसे। ओके परी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने कहा कि ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है, ध्यानचंद्र पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1991 टू 1992। इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। अभी तक हमने अर्जुन पुरस्कार देखा, कब शुरू हुआ? 1961 में। कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे कि नाम से समर्पित है गुरु द्रोण को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हमारे भारत में कब हुई है? 1985 से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें भी जो राशि है ये 15 लाख की दी जाती है, ठीक है, 15 लाख की दी जाती है। ओके, ठीक है, ओके, हम बात करेंगे। तो ये 15 लाख की दी जाती है, यहाँ तक क्लियर? ये जो डेट है ना, मैंने जानबूझ के लिख रखे हैं, अगर ये डेट पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये डेटों पे जरूर फोकस करना। और राशि, क्योंकि सबको पता है कि मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। मोहम्मद शमी इस टाइम पे क्रिकेट का एक बेहतरीन चेहरा बन चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे शीतल देवी का नाम जान रहे होंगे, शीतल देवी विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इसके अलावा अंतिम पंघाल का नाम कौन नहीं जानता है? भारत में कुश्ती की इस टाइम पे बेहतरीन खिलाड़ी मानी जा रही हैं। तो जो प्रसिद्ध नाम है ना, उनकी या तो स्पोर्ट्स पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, या फिर स्टैटिक के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसे ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, आप द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया गया है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है आपकी नियमित श्रेणी, जिसे हम रेगुलर श्रेणी कहेंगे, ठीक है, नियमित या रेगुलर श्रेणी। इस रेगुलर श्रेणी में जो पुरस्कार है ये आपको 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 5 लोगों को दिया गया है। दूसरी श्रेणी है लाइफ टाइम अचीवमेंट की। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य के क्षेत्र में जो ऐसे कोच होते हैं जिन्होंने पूरा अपना लाइफ ही समर्पित किया था खिलाड़ियों को सिखाने के लिए, ठीक है, उनको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और वो मिला है 3 लोगों को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में मिला, एक है नियमित और दूसरा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नियमित की श्रेणी में 5 लोगों को मिला और आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की श्रेणी में 3 लोगों को मिला है। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाली श्रेणी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, हाँ जी। बट फिर भी रेगुलर की श्रेणी अगर देखें तो पहले है ललित कुमार जी। ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं। दूसरे आर.वी. रमेश जी। आर.वी. रमेश शतरंज के बेहतरीन वो है, क्या कहते हैं, गुरु हैं है ना। इसके अलावा श्री महावीर प्रसाद सैनी है, ये पैरा एथलीट गुरु हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कोच है ना। उसके बाद श्री शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी के कोच हैं। अगर श्री गणेश प्रभाकर देव रुख कर की बात करें तो ये मलखंब हमारे मध्य प्रदेश में बेहतरीन खेल माना जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके सोनू ओके शोभा, डन। मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ बेहतरीन काम करना पड़ता है, इसीलिए, है ना।
खो खो को हम लोग इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं भारत में। या तो क्रिकेट होगा, या तो फिर आपका स्विमिंग की प्रतियोगिता आएगी, या तो तीरंदाजी की प्रतियोगिता होगी, या तो कुश्ती की होगी, या फिर आपके क्या कहते हैं, एक और प्रतियोगिता है आपकी हॉकी की। ठीक है, तो ये कुछ प्रतियोगिताएं जिनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है ना, उनके सबसे ज्यादा खिलाड़ी मिलते हैं। सभी खेलों को फोटो के साथ बता दीजिए। अब हॉकी के लिए सबको दिमाग में इमेज आ रही होगी। फोटो ना एक तो छोटा छोटा सा एरिया है, फोटो अगर पेस्ट भी करो ना तो इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है ना, और पेस्ट करना थोड़ा कठिन सा हो जाता है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो फिर 10 ठो स्लाइड बना लो ऐसे करके, ठीक है। हाँ, उसमें समय खराब होता है। आगे देखिए, अगला है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के क्षेत्र में। लाइफ टाइम अवार्ड ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार में। इसमें पहले व्यक्ति हैं आपके जसकीरत सिंह ग्रेवाल। ठीक है, जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये आपके गोल्फ से संबंधित हैं। ठीक है, गोल्फ से संबंधित हैं, उनकी फोटो लगी हुई है। दूसरे आपके भास्करन ई, ठीक है, श्री भास्करन ई, ये कबड्डी से संबंधित हैं। ठीक, तीसरे आपके जयंत कुमार पूशीलाल। ठीक है, हाँ जी, ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, हाँ जी। तो टॉम एंड जेरी देखे हो? टॉम एंड जेरी देखे हो? टॉम एंड जेरी जो पुसी कैट रहती है ना, तो ससुर के नाती हमारा छोटा भाई हमको इतना कूटा है उस चक्कर में, बता नहीं सकते हैं। इतना पीटता था वो मेरे को, उसको लगता था वो जेरी है और मैं टॉम हूँ। हमको एक समझे नहीं आता था कि टॉम जैसे लक्षण हम दिखते कहाँ से थे। मैं बेचारी शांत लड़की थी नहीं, पर शांत लड़की, जहां मन करे वहीं बैठ जाती थी, जो मन करे वही कर लेती थी। और वो लड़का मेरे को जीने न दे, आज भी अगर वो घर आता है तो जीने नहीं देता है। मतलब चाइना का दूसरा बाप बने बैठा है वो, तो वो बड़े खतरनाक टाइप के हैं। ठीक है, तो जयंत कुमार पूशीलाल ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसीलिए ना कभी कभी मुझे डर लगता है कि जैसे हर एक इंसान के दो पहलू होते हैं, तो आप लोग के सामने मेरा दूसरा पहलू नहीं आना चाहिए। बहुत कोशिश करते लेकिन हो ही जाता है मेरे से, क्या बताएं। बड़े दुष्ट टाइप के वो उसमें थी मैं शुरू से ना। लड़कों की संगति, मैं हमेशा कहूंगी एक चीज कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कभी भी अपने बहन को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बचपन से होती है। आप ना लड़कों की संगति में उसे रखना शुरू कर दो, तो जैसे ये अट्रैक्शन वाला जो मुद्दा होता है कि एक देख के दूसरा अट्रैक्ट हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, लड़की के बिहेवियर में पहले से ही चेंजेस रहेंगे, उसको समझ में आएगा पहले से कि सामने वाला सोच क्या रहा है उसके बारे में, और उसकी जो सोचने की शक्ति है ना दूसरे तरीके की होगी, वो आम लड़कियों जैसे सोचेगी नहीं। तो मेरे साथ ये बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। तो आप भी अगर ऐसा देखते हो या करते हो, बहुत बेनिफिट होगा, देखना। ठीक है, आगे चलो। ये हो गई बात। उसके बाद ये खेलों और उसमें आजीविक उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करें तो एक ध्यानचंद्र पुरस्कार था जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अब ये ध्यानचंद्र पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी दे रही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे बट फिर भी देख लो एक बार। तो यहाँ पे ध्यानचंद्र खेलों की श्रेणी में लाइफ टाइम जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया उनके लिए पहले हैं आपके क्या कहते हैं, मंजूषा कंवर, ये बैडमिंटन की श्रेणी में जीती हैं। विनीत कुमार शर्मा, ये हॉकी के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। तीसरे आपके कविता सेल्वराज, ये कबड्डी के लिए मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023, ये किसे किसे मिला है? तो ये पर्टिकुलर विश्वविद्यालय को दिया जाता है। ठीक है, पहला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये अमृतसर में स्थित है और ये ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय है। मतलब बहुत सारे खेलों में, हर एक खेल में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये द्वितीय जो भी है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, बस इतने सही है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर सेक्शन है याद करने लायक, उसमें आपके जिनको मैंने टिक किया था अर्जुन पुरस्कार में, सेशन को एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, टिक कर लेना। उसके बाद जो ये न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब भी अध्यक्ष का नाम आता है तो पूछा जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। इसके अलावा आपके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, कब से शुरुआत हुई है, कितने लाख रुपए की राशि और किसे मिला, ये 2-3 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं यहाँ तक। ठीक है,
एक बार में याद क्यों नहीं होता? एक ना कहीं पे लाइन सुनी थी मैंने कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग एक बार में समझ नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको बार-बार उन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं। ठीक है, दूसरा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी काफी बेहतर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इसको जरूर ध्यान रखना, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है ना? हाँ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है? साहित्य के क्षेत्र में और कौन-कौन से पुरस्कार हैं? बहुत सारे हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल दे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, आपका कबीर सम्मान, ठीक है, कबीर सम्मान, और भी बहुत सारे, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पर्टिकुलर हर भाषा में जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं उनकी कृतियों के लिए उन्हें दिया जाता है, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बता दो पहले से। मुद्रा, अब वो स्टैटिक का छोटा सा सेक्शन है, देख लेना यार, है ना? एग्जाम मार्च मान के चलो, है ना? अपनी तैयारी ऐसे रखो कि मार्च में पेपर हो, ठीक है? हाँ, मार्च में पेपर हो, क्योंकि देखो बहुत जल्दी जैसे आज का दिन है, आज का दिन हमारे बिहार में काफी डिसाइडिंग डे होगा, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव अभी हमारे विधानसभा में पेश होने वाले हैं, मतलब हो रहे होंगे। उसके बाद आपके जो बिहार का बजट है वो पेश होगा। अब देखते हैं विश्वास प्रस्ताव में कौन किसका हकदार होता है, ठीक है? उसके बाद अप्रैल में फिर चुनाव होने हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 3 महीने हैं जो कि काफी अच्छे हैं। उसके बाद अप्रैल में तो मान लीजिए कि लास्ट मार्च से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता में न तो कोई सरकारी काम होगा, ना तो कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई आगे जो प्रोसेस है वो आगे जाएगी, ठीक है? कोई भी काम नहीं होगा। आचार संहिता के बाद आचार संहिता लगने के बाद 1-1.5 महीने 2 महीने तक कोई काम नहीं होगा, ये मान के चलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मार्च मान के चलो, अगर पेपर होना होगा तो वो इसी टाइम पे होगा, ठीक है? 11 बजे। हाँ, इसीलिए अपनी तैयारी ऐसी रखना कि मार्च में अगर पेपर हो तो हम दे दें, है ना? हम दे दें, नहीं तो फिर देखो क्या होता है ना? देखो क्या होता है। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1954 में से स्थापित किया गया था। आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। आपके ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय पत्र अकादमी, साहित्य अकादमी के द्वारा। 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, इसमें भी दिया जाता है। तो 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जितनी भी भारतीय भाषाएं वर्णित हैं, उनके साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी ये दिया जाता है। अब अगर आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, और क्वेश्चन आपसे बोल दे कि 24 हैं, 26 हैं, 22 या 28 हैं, तो आपको आंसर टिक करना होगा कि 22 ये और 2 ये, तो आपकी 24 भाषाएं हो गई, ठीक है? ध्यान रखना। आगे चलो, इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। और साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसे दिया गया था 2023 में? तो डॉक्टर दामोदर मौजो को, है ना? उनका वो ध्यान रखिए। इसके अलावा तो ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है, ठीक है? इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता R.K. नारायणन थे, ठीक है? R.K. नारायणन थे, और यही कारण है कि इनकी आज भी किताबें पूछी जाती है एग्जाम में। 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो फिर पीडीएफ से लिख लेना, ठीक? उसके बाद यहाँ पे अभी हाल ही में साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा करती है। इसमें कविता के लिए 9 पुस्तकें शामिल हैं। इस बार 2023 के लिए कविता के क्षेत्र में 9 पुस्तकें नॉमिनेट की गई हैं। आपके उपन्यास में 6 उपन्यास नॉमिनेट हुई हैं। लघु कथाओं की श्रेणी में 5 पुस्तकें हैं, 3 आपके निबंध शामिल हैं, और साहित्यिक अध्ययन की एक रचना
इसमें शामिल की गई है। ठीक है, हाँ जी। तो ये टोटल पुरस्कारों की श्रेणियां हैं आपकी, 24 भाषाओं में है, जिसमें 9 कविता पुस्तकें हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 लघु कथा है, 3 निबंध है और एक आपकी साहित्यिक अध्ययन की रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके साहित्य अकादमी के टोटल वो अवार्ड हैं। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो इस टाइम पे श्री माधव कौशिक साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर पड़ता कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अब ये मेन विजेताओं की सूची जारी हुई है। अब इसमें बहुत सारे 22 से 24 भाषाएं होंगी। इन 22-24 भाषाओं में सिर्फ आपको 4 चीजें याद करनी है। कौन कौन सी, तो पहली तो होगी आपकी हिंदी की। ठीक है, हाँ जी, पहली होगी भाषा आपकी हिंदी की। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। जो लोग राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है, वो आपके नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसमें इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन 3 से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, उन्हें मैथिली का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैथिली का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलिए। तो ये 4 भाषाएं ही हमें याद रखनी है। अगर यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है आपके नीलम सरन को। ठीक है, नीलम सरन गौड़ को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाँ जी। इनके उपन्यास का नाम क्या था, तो इनके उपन्यास का नाम है क्या कहते हैं, रिक्वीम इन रंग। ठीक है, रिक्वीम इन रंग जन क्या कहते हैं, जनकी, जो भी है, याद कर लेना यार। ठीक है, हाँ। तो इस कृति के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा की हो गई। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा आपका हिंदी भाषा के लिए, ये रही आपकी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के लिए मुझे पहचानो उपन्यास का नाम है, और ये लिखा है आपके संजीव कुमार ने। ठीक है, संजीव कुमार ने, हमारे बड़े भैया का नाम है संजीव कुमार। तो बड़े भैया से मुझे याद है कि हमारे बड़े भैया कहते हैं मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, तो हम कहते हैं छोटा डॉन। ठीक, हाँ। तो संजीव कुमार को आपके हिंदी भाषा में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि मैम के बड़े भैया का नाम है संजीव कुमार, उन्होंने मैम से कहा था मुझे पहचानो, तो मैम ने कहा छोटा डॉन। ठीक, मजा आया? ठीक है, हाँ। तो ये रही बात। उसके बाद मैथिली भाषा की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपके वासुकीनाथ झा को मिला है। ठीक है, किसे मिला है, वासुकीनाथ झा को। उनके निबंध का नाम है बोध संकेत। ठीक है, बोध संकेत, बतावा हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर हम उर्दू भाषा की बात करें, कहाँ गया उर्दू, ये रहा उर्दू। अगर हम उर्दू भाषा की बात करें, तो ये मिला है सादिका नवाब सहर को। ठीक है, सादिका नवाब सहर को। इनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। ठीक है, राजदेव की अमराई। तो पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कारों में 4 अगर आपको याद हैं, तो आप आंसर सही करके आओगे। ठीक है, मनीष सर तो कहीं नहीं गए हैं, पता नहीं, आज मंडे को ना क्लास लगी ही नहीं है, शेड्यूल ही नहीं है। तो हो सकता है सर ने ना ली हो, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं, उनको लगा होगा छुट्टी है तो इसलिए ना ली हो। बट हमको लेना था तो हमने लगवा ली, ऐसा था, हाँ ना। हाँ, मेरा भी नहीं दिख रहा था, अभी लगा है। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक, हाँ। तो अब रिवीजन कर लो, जल्दी से बताओ कि हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव कुमार को, और उन्होंने क्या लिखा है, उनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। तो ये तो क्लियर है। दूसरा आपका मैथिली भाषा के लिए, तो मैथिली भाषा में मिला है क्या कहते हैं, वासुकीनाथ झा को। ठीक है, वासुकीनाथ झा को, और उनकी किताब का नाम क्या है, तो उन्होंने निबंध लिखा है जिसका नाम है बोध संकेतन। ठीक है, बोध संकेतन। तो बोध संकेत, इनका ध्यान रखिएगा। तो वासुकीनाथ झा कहते हैं संकेत देते हुए कि वहां नहीं जाना। ठीक है, वहां नहीं जाना। तो वासुकीनाथ झा कहते हैं मैथिली को संकेत देते हुए कि वहां मत जाना।
ठीक, ये भी ऐसे छोटा सा याद कर सकते हो कि वासुकीनाथ झा कहते हैं मैथिली को कि मैथिली को संकेत देते हुए कि वहां मत जाना। ठीक है, हाँ, तो ये आपके वासुकीनाथ झा है मैथिली भाषा में, इन्होंने निबंध लिखा है बोध संकेत, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी भाषा में बड़ा दुष्ट टाइप का है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में मिला है नीलम सरन को। नीलम बहुत अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, नीलम बहुत अंग्रेजी बोलती है और जानकी को लेकर के कमेंट करती है। ठीक है, नीलम बहुत अंग्रेजी बोलती है, जानकी को लेकर के कमेंट करती है। तो जो समझ में आए, जैसा समझ में आए, बस याद करने की जरूरत होगी। ठीक है, ओके, तो ये आपके अंग्रेजी भाषा की होगी। ऐसे अगर उर्दू भाषा की देखें तो उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर को मिला है राजदेव की अमराई के लिए। ठीक है, राजदेव की अमराई के लिए। तो इसका सिर्फ 4 ही याद रखने हैं। अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार याद कर लोगे, पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आएंगे मतलब कंफर्म आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां तक ठीक, आगे चले, दूसरा टॉपिक पकड़े। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर बाद में मत कहना कितना याद करें। मैं दर्द समझ सकती हूँ कि टीचर ने तो बोल दिया ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, लेकिन स्टूडेंट के अंदर क्या जाता है ना। पूरा याद नहीं करना, सिर्फ 4 याद रखना है। ठीक है, सिर्फ 4। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। खुशबू हो रहा है, कमेंट हो रहा है। नहीं, सिर्फ 4 मैंने बताया ना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथिली। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथिली, सिर्फ ये 4 भाषाओं का आपको याद रखना है। अच्छा, देखो मैं इसीलिए कहती हूँ अपना टाइम एकदम फिक्स कर लो। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपकी ना कोई पर्सनल लाइफ होती है, ना कोई प्रोफेशनल लाइफ होती है, आपकी सिर्फ एक लाइफ होती है, वो स्टूडेंट लाइफ है। तो स्टूडेंट लाइफ में अपना जो टाइम है उसे बांध लो। बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसी टाइम पे आपको बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेशन होते हैं, या फिर आपके बहुत सारे इधर उधर के काम होते हैं। मन करता है दोस्तों के साथ घूमने जाने का, दूसरों को देख करके अच्छा पहनने का, घूमने का, गाना गाने का, इधर उधर जाने का, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो बच्चा इन्हीं चीजों से हट करके सिर्फ मेहनत कर लेता है, तो ये जो 4 लोग हैं, ये सिर्फ 4 दिन घूमेंगे। आप अगर अच्छा कर लोगे, नौकरी में रहेंगे, तो आप हर दिन घूमोगे। तो अपने फ्यूचर को अगर आप बेहतर करना चाहते हो, तो जो 4 दिन का अट्रैक्शन है ना, उसे किनारे कर दो यार। मतलब लिटरली बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी छोटी सी बात मान लेना, ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, ओके, ठीक है, लास्ट टाइम देख लो 4 भाषाएं कौन कौन सी में याद रखनी है। उर्दू है, मैथिली है, हिंदी है और अंग्रेजी है। ठीक है, उर्दू भाषा में किसे मिला है? सादिका नवाब शहर को। इनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। ठीक है, राजदेव की अमराई, ये उर्दू भाषा की हो गई। मैथिली की बात करें तो मैथिली में वासुकीनाथ झा जी कहते हैं, वासुकीनाथ कहते हैं मैथिली को संकेत देते हुए कि वहां मत जाना। तो वासुकीनाथ झा का निबंध है बोध संकेत, मिला है मैथिली भाषा में। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में मिला है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव कुमार को। ठीक है, संजीव कुमार को। अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा में आपके नीलम सरन को मिला है रिक्वेम इन रंग जानकी। ठीक है, हाँ जी, तो इस उपन्यास के लिए ना ये मिला है। सिर्फ 4 ही भाषा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन। तो कविता की जो कविता के क्षेत्र में 9 पुस्तकों को मिला है। आपके उपन्यास की 6 उपन्यास शामिल हैं, 5 लघु कथाएं हैं, 3 निबंध है और 1 साहित्यिक रचना इसमें शामिल है। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं आपकी अनुसूची 8 में वर्णित है और 2 है आपकी, एक अंग्रेजी और दूसरी राजस्थानी है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला था आपके R.K. नारायण, और ये दिया जाता है साहित्य अकादमी संस्थान की तरफ से, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना। ठीक है, साहित्य अकादमी खत्म। ठीक, आगे चले। तो ये छोटी सी बात थी जो कि हमें साहित्य अकादमी से ध्यान रखनी है। उसके बाद अब मैं चाहूंगी कि हम पहले भारत की जनगणना देख लेते हैं, तब आपको बिहार की जनगणना देखने में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है,
तो भारत की जनगणना देखने के बाद आपको बिहार की जनगणना पढ़ने में आसानी होगी। तो चलो पहले भारत की जनगणना देख लेते हैं। फरा, गुड़िया जा रहा है मैसेज। कोई नहीं, रिजवाना लग गई थी क्लास, हमने लगवा ली थी, है ना, ऐसा हुआ था, पहले नहीं थी फिर लगवा ली थी, ठीक है। हाँ, तो भारत की जनगणना लास्ट टाइम मैंने काफी खतरनाक पढ़ा दिया था और उसमें बहुत टाइम लगा था, मतलब एक जनगणना पढ़ाने मुझे 3 दिन लग गए थे, उसके बाद फिर बिहार की जनगणना में 2 दिन लग गए थे इसलिए मैंने पूरा स्लाइड ही उठा लाया, मतलब लिखने का जो समय वो बचेगा, ठीक है, इसके लिए। तो ये आपकी भारत की जनगणना को लेकर के है। कहो तो आज पढ़ ले या फिर कल से इसको शुरू करें, नए हिस्से से, नए सिरे से, बताओ क्या करना है। तो अगर कल शुरू करना होगा तो इसको पूरा स्लाइड में बना करके अच्छे से ले आएंगे, नहीं तो अगर आज पढ़ना है तो एक बार देख लो। भाई तेरी स्टैटिक की क्लास चल रही है, यही तो सारा स्टैटिक का सेक्शन है ना। मुझे बस नदियां पढ़ाना है, क्रांतियां पढ़ानी है, 1 हफ्ते में सब पढ़ा दूंगी, परेशान मत होना। हाँ, कल भी होगी क्लास, कल भी होगी, बहुत अच्छा पढ़ाया था अब बस याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। देखो एक काम करते हैं, आज ना एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जनगणना का। अगर आप एक बार सुन लिए रहोगे तो कल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कल आपको ऐसा लगेगा जैसे रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो एक बार बस देख लो, मोटा मोटा हिसाब इसका जान लो, तो कल हमें इकट्ठा समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, याद करने में तो दिक्कत होती है, क्या बताएं, जीवन एकदम खराब सा हो गया है ना। तो एक बार ओवरव्यू टाइप का ले लेते हैं, कल अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक। देखो, तो भारत की जनगणना की बात करें तो अभी हमारे भारत में 2011 में ही जनगणना हुई थी। 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, जबकि होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड का समय चल रहा था और कोविड के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें थी, जानते हो जनगणना नहीं हो सकती है। तो 2021 की जो जनगणना है वो 2022 में शिफ्ट हुई और 2022 की जो जनगणना है वो 2023 में शिफ्ट हुई और स्टिल आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो भारतीय इतिहास में जनगणना को लेकर के ये छोटा सा अपवाद है जो आपको आगे पढ़ने मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम जो जनगणना पढ़ेंगे वो 2011 की जनगणना को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2011 की जो जनगणना है इसकी जो भारत की जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की जनगणना की शुरुआत ये हुई है आपके 1872 से, ठीक है, 1872 से। और शुरू किया किसने था? तो लॉर्ड मेयो ने इसको शुरू किया था, ठीक है। नियमित जनगणना की अगर बात करें, नियमित जनगणना का मतलब है कि हर 10 साल में जो जनगणना होना शुरू हो गई, तो नियमित जनगणना मतलब कि हर 10 साल में होगी, कोई नहीं टालेगा। तो इसकी शुरुआत 1881 से हुई है और शुरू किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो पहली बार आधुनिक विश्व, ठीक है, आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन था? तो पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन था? तो जहां पर जनगणना सबसे पहले हुई थी वो था आपका स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में। याद रहे तो ठीक, नहीं तो आपकी जानकारी के लिए है। उसके बाद आपके यूएसए ने 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी। दशकीय जनगणना का मतलब है 10 साल के अंतर में जो जनगणना होती है वो होती है दशकीय जनगणना, जो कि हमारे भारत में होती है, ठीक है। हाँ जी, बट अभी नहीं हुई है ठीक। तो ये 10वीं जनगणना की शुरुआत अमेरिका ने की। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। पहली बार जनगणना शुरू किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी? 1881 में लॉर्ड रिपन ने। बस यहाँ से इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। 1950 में हम आजाद हुए थे और 1951 में पहली जनगणना हुई थी। और पहली जनगणना कराने के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया था। एक अधिकारी होता है ना, मान लो कि हमें कोई खेल खिलाना है, तो खेल खिलाने के लिए किसी एक बच्चे को ये बोलना होगा ना कि तुम पूरे खेल को ऑपरेट करोगे, कौन सही से खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, कौन कौन से खेल खिलाने हैं, ये तुम देखोगे। तो एक व्यक्ति डिसाइड किया जाता है, उसे कहा जाता है जनगणना आयुक्त, ठीक है, जनगणना आयुक्त। तो वो कौन थे? तो पहले 1951 के समय R.A.
आर ए गोपाल स्वामी, ठीक है, ये जनगणना आयुक्त थे हमारे 1951 के समय, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भारत में जनगणना किसके अधीन कराई जाती है? तो ये कराई जाती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब कि किस मंत्रालय के अंतर्गत पूरी जनगणना ऑपरेट होती है? तो वो है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पूरे भारत में बहुत सारे अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल जहां पर भी अर्धसैनिक बल का नाम आता है वो पूरे जो फोर्सेस हैं वो गृह मंत्रालय ही ऑपरेट करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे भारत में जनगणना किसके अधीन कराई जाती है? तो वो है आपका गृह मंत्रालय। ये छोटी सी बात। उसके बाद 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? जैसे कि 1951 में जब जनगणना हुई तो आर्य गोपाल स्वामी इसके जनगणना आयुक्त थे। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और यहाँ पर 2023 में जो जनगणना होनी थी उसके जो आयुक्त डिसाइड किए गए थे उनका नाम था श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। तो ये आपके करंट अफेयर का सेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 10 बजे से क्लास हो रही है रिजवाना, आप रिकॉर्डेड एक बार देख लेना, है ना, परेशान नहीं हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये रही बात। अब हम यहाँ से कल शुरू करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। बस यहाँ पे ना छोटी छोटी चीजें हमें याद करनी होगी, जैसे कि दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है जहाँ पे 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या दर कहाँ की तेज है, आपके पॉपुलेशन रेट मतलब कि वो डेंसिटी कहाँ की ज्यादा है। तो मैं लिमिटेड ही चीजें बताऊंगी बट उन्हें याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम बिहार की जनगणना शुरू करेंगे, ठीक, ओके। तो ये आज के लिए था और अब हम बात करेंगे। तो किससे बात करनी थी मुझे? 2023 में जो जनगणना हुआ था हुआ है वो कौन है? 2023 में जनगणना आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छे शंकर जी, वेरी गुड। रोना ही रोना है, क्या बताएं, परी से बात करनी है। रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी आपको, हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आपको मिलेगी, है ना। ओके, साइस्ता, फरा और अरे वो कौन बोल रहे थे जो बोल रहे थे मुझे प्रॉब्लम है? आई डोंट नो अमित कैसी है? अमित अच्छी होगी सर की तबीयत, मुझे अभी सुबह से मिले नहीं है। गुड़िया बोल रही थी। साइस्ता, हाँ साइस्ता, 2 मिनट रुक जाइए। साइस्ता अपना माइक ओपन करो, माइक ओपन करो। फरा आपका ना वो नहीं आता है। हाँ साइस्ता बताइए। सॉरी, हेलो, शशि वर्षा मैम। सॉरी, वर्षा। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। ठीक है मैम, अब वो पूछना था कि हाँ। जैसे आप बताते हो कि ये मतलब 1 जनवरी से लेके जनवरी में कितना सारा 30 जनवरी तक, फरवरी में इतना, मतलब हर 2 फरवरी को जैसे 2 फरवरी बोल रहे या जितना 4 जनवरी या कुछ भी थल सेना दिवस ये वो इतना दिवस एक ही दिन पड़ जाता है, तो कैसे याद रखा जा सकता है मैम? यार दिवस में ना ये रहती है दिक्कत, वो याद ही नहीं होते हैं। या तो आप किसी से रिलेट करके याद कर लो कि दादाजी का बर्थडे 4 तारीख को है, उसी दिन हम नौसेना दिवस मना लेते हैं। तो एक नौसेना दिवस रहता है ना मैम। हाँ, डेट याद हो ही नहीं सकती।
और एक बात था मैम कि जैसे मेरा एसएससी इंटर लेवल का है, हाँ 10+2 वाला है, तो हाँ हाँ। उसमें मैम भारत में मतलब पूरे राज्य का आना है। कैसे पूरे राज्य का मतलब? जैसे हम बिहार का सिर्फ सब कुछ याद करना है जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का कुछ अगर है तो वो भी इम्पोर्टेंट है? देखो वो क्या रहा है ना कि हमारी जो राज्य सरकार है वो अब हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रही है, तो बिहार के ना लिमिटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ऐसा होता है। तो हम बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो मैम बिहार का ना ज्यादा होना चाहिए था। होना तो चाहिए लेकिन अब अपोजिट हो रहे हैं चीजें। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश का बहुत कम पूछता है। मध्य प्रदेश में एग्जाम देख लीजिए, वहां तो पूछता ही नहीं है मध्य प्रदेश में कुछ हुआ है कि नहीं है। तो ऐसे ही ना बिहार में आप पढ़िए बिहार का, लेकिन ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपको नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ते हुए चलना है, ऐसा। अच्छा मैम। हाँ, सिर्फ बिहार का नहीं पूछेगा वो, इसीलिए तो पूरे मैंने जब शुरुआत की थी। 38.5 लाख को सर में रखना पड़ेगा मैम। क्या 38.5? मतलब पूरे 38 राज्यों का को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सर की क्लास है वो प्रियंका मैम की? अब क्या बताएं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। कैसी है मैम? मुझे सहिष्णुता मिल ही नहीं रही है, कहाँ गई? आपको 3-4 दिनों से लगातार बीमार हैं आप। यार ये मेरे को दिखती है फिर भाग जाती, कहाँ चली गई लड़की? कैसे? कूल काम, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन एकदम। फिर देखिए सहिष्णुता, माइक ओपन करो अपना, बस ऐसे बात कर लो फिर कर, ठीक है? सहिष्णुता माइक ओपन करो अपना, बात। हाँ, हेलो जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या दिक्कत थी आपको? मैं मेरा मतलब बुक से मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो मतलब वैसे 73 आता है और कट ऑफ मार्क सब कुछ मतलब करके मैनेज करके मतलब 63 65 इतना आता है। मैम हमको बहुत कम नंबर आ रहा है, हम क्या करें? तो एक काम करो ना, जहाँ पे भी जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये सबके लिए है, जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो पर्टिकुलर उन क्वेश्चन के टॉपिक लिख के रख लो कहीं पे कि मुझसे क्वेश्चन ये इस टॉपिक से नहीं बन रहा है। तो जब आप उन टॉपिक पे काम करना शुरू करोगे ना तो आपके मार्क्स हाई होना शुरू हो जाएंगे। यही होता है, इसलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट लगाओ, उससे ना अपने कैपेसिटी के बारे में पता चलता है, हमें अपने एरिया का पता चलता है, कहाँ से हम कम हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा। मैम मॉक टेस्ट में ना मतलब मेरा मैथ और रीजनिंग में मतलब कि जितना मैंने पढ़ा है ना सब सही हो जाता है, लेकिन जीके एंड जीएस में मतलब कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो वही उसमें मतलब बोल एरिया, नहीं सकते, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तो एक छोटी सी यही बात है कि एरिया को सेलेक्ट करो कि यहाँ से गलती हो रही है, मुझे यहाँ पे काम करना है ना? तो उन पे मेहनत करना शुरू करो। अगर मैम एक स्टैटिक रिक्वेस्ट है। थी आपसे हाँ हाँ। कि जैसे कि आप हम लोग को तो मतलब पढ़ाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। एक काम कीजिएगा ना, मतलब प्लीज मतलब मेरे तरफ से है कि जैसे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, जैसे पहले मैट्रिक इंटर में सर जी बताते थे ना ये पढ़ के आना ऐसे, तो मतलब कुछ ऐसा बता दीजिए कि ये वाला टॉपिक आज पढ़ लेना, ऐसे कीजिएगा ना तो कुछ कंप्लीट होगा, बढ़िया होगा। अच्छा ठीक है। चाहते हैं तो बढ़िया होता है। वैसे इसीलिए मैंने शेड्यूल दिया था, बट वो हो नहीं पाता, एक दिन का दूसरे दिन शिफ्ट हो ही जाता है ना? तो कोई नहीं, कल जनगणना पढ़ के आना, कल पढ़ते हैं जनगणना बकायदे, ठीक है? जी मैडम, बहुत डर लगता है, पता नहीं इतना कम नंबर आता है और सब स्टूडेंट का तो बहुत आता है, मेरा बहुत कम आता है। अरे नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, बस वो टॉपिक पकड़ना सीख जाओ कि कहाँ पे नंबर कम जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कम नंबर जीके एमजीएस में बहुत कम नंबर आते हैं। जानते हैं मैडम मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन, जैसे कि बिहार से क्वेश्चन है ना, हम्म तो बिहार से स्टेप का क्वेश्चन आता है। जैसे बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी हम्म। को मतलब गांधी जी को
मतलब बुलाया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को किस व्यक्ति ने मतलब आमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। मतलब पूरा ये तो डीपली क्वेश्चन सब रहता है। ये तो नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है यार। ये डीप क्वेश्चन नहीं है। डीप क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन खतरनाक होते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन। आप तो जैसे जीएस वाले सर पढ़ाते हो तो पढ़ाते होंगे ये सारी चीजें। नहीं पढ़ाते। हमको और क्या लगता है कि सर जी सब मतलब आप लोगों को लगता है कि मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा को आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब कॉमन चीज भी नहीं है, मतलब कभी कभी कॉमन चीज में ही फंस जाते हैं, और जो को, मतलब हार्ड होते हैं वही सही होता है। कोई बात नहीं, बात करते हैं, है ना। इस मुद्दे पे सर से बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं कल, है ना। अभी मैम की क्लास से लेट हो रहा है। चलिए ठीक है ना, बाय बाय, थैंक यू। मैम बुला लीजिए।